अगर पब्लिक सेक्टर है तो पीपुल फास्ट प्रॉफिट लास्ट, और अगर प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिट फास्ट पीपुल लास्ट। मैं समझता हूँ इससे नीचे और क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन का क्या खतरा हो सकता है। तो अगर देश प्रॉफिट का पीछे भागे तो जनता का क्या होगा, इसलिए जनता पलटवार करेंगे, यही मेरा कहना है। कि आप जवाब दो, व्यक्तिवाद चाहिए या जनवाद चाहिए? जनवाद चाहिए तो जनता का वो होना चाहिए, सामूहिक लीडरशिप होना चाहिए, यूनाइटेड लीडरशिप होना चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए। और देखने को लगता है कि एक व्यक्ति के लिए हराने के लिए और एक व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को समूह ही हराएंगे, व्यक्ति से व्यक्ति रिप्लेसमेंट करने से भी वो व्यक्ति भी काले से ही हो जाएगा। कि ये जो निजीकरण, ये हमारा देश के अतीत के ऊपर हमला, वर्तमान के ऊपर हमला और भविष्य के ऊपर भी हमला। इट इज एन अटैक ऑन द पास्ट, अटैक ऑन द प्रेजेंट, अटैक ऑन द फ्यूचर। ये सबसे पहले समझना चाहिए। ये हमला का पीछे राज क्या है, गहराई क्या है, क्या क्या बात है। कैसे जीवन का राइट है, राइट टू लाइफ, तो बिजली का लाइफ भी उसी अहमियत के साथ होना चाहिए। बिना बिजली आज दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बिजली का ऊपर जब हमला होते हैं प्राइवेटाइजेशन का, ये खाली आम तौर पर प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये खास के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का हमला ये हो रहा है। वो जानते हैं कि अगर जनता का जो संविधान में दिया हुआ जनवादी अधिकार जनता अगर व्यवहार करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है, जनता का अधिकार छीन लो। तो स्टेट के ऊपर भी यही जो हमला है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है, पार्लियामेंट को ख़त्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਫੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਈਫੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਦੇਵਰੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है, ये भी समझना हैगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अगर हम समझने की कोशिश करें, निजीकरण एक बड़ी समस्या रहा है देश के लिए। पब्लिक सेक्टर लगातार साइडलाइन होता जा रहा है और देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ईफी किस तरीके से कोशिश कर रही है इस वक्त, किस तरीके से आज लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो और किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है कि ये जो पब्लिक सेक्टर का नुकसान हो रहा है प्राइवेट के मुकाबले, उससे बचा जा सके? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और आपका टीवी चैनल के जरिए जनता का सामने मेरा निवेदन है कि ये जो निजीकरण, ये हमारा देश के अतीत के ऊपर हमला, वर्तमान के ऊपर हमला और भविष्य के ऊपर भी हमला। इट इज एन अटैक ऑन द पास्ट, अटैक ऑन द प्रेजेंट, अटैक ऑन द फ्यूचर। ये सबसे पहले समझना चाहिए। ये हमला का पीछे राज क्या है, गहराई क्या है, क्या क्या बात है ना। और बिजली सेक्टर के ऊपर जो हमला है, बिजली सेक्टर हो गया हमारा ऑल इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर्स। बिना बिजली कुछ नहीं होता। और इसलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ईफी ने कॉल दिया है कि बिजली का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट, कैसे जीवन का राइट है, राइट टू लाइफ, तो बिजली का लाइफ भी उसी अहमियत के साथ होना चाहिए। बिना बिजली आज दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बिजली का ऊपर जब हमला होते हैं प्राइवेटाइजेशन का, ये खाली आम तौर पर प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये खास के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का हमला ये हो रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि प्राइवेटाइजेशन का हमला हो रहा है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का बात ही ले लो, जिस चंडीगढ़ में हम बैठे हुआ है, क्या है मोदी सरकार का स्ट्रेटेजी क्या है, वो निजीकरण का फतवा भेज देते प्रदेश को। प्रदेश के लोग समझते हैं कि ये निजीकरण हमारे प्रदेश के जनता के लिए खराब है, तो वो उसका लागू नहीं करते, लागू करने से इनकार करते, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है। तो मोदी ने देखा तो नॉन बीजेपी स्टेट में तो हमारा ये लागू नहीं होगा। तो अब क्या कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ओर से सारे पब्लिक सेक्टर और बिजली का एंटायर जो अथॉरिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट से भी छीड़ के एक सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जिसका उन्होंने नाम दिया है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच और मार्केट क्लियर प्राइसिंग। ये दोनों, ये मेरा हाथ में डॉक्यूमेंट है, ये अगर लागू हो गया, आप
बहुत सारे नुकसान होना है। एक क्या है, जो केंद्र राज्य संपर्क को, राज्य सरकार का जो बिजली का ऊपर जो कॉन्करेंट लिस्ट संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो ऐसा खतरनाक स्कीम बनाया है कि जो पुराना जिस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन्होंने 1980 के दशक में हमारा देश को बिजली के मामला में आगे बढ़ाया, उनका दुकान बंद करा देंगे, ये जो खतरनाक चीज चलते हुए। और जो ऐसा ऐसा प्रोविजन इसमें रखा गया है, निजी सेक्टर को ही करेगा। और ऐसा भी हो रहा है, देखो ये जो अदानी अंबानी अब जो बोलता है, किस तरीके से ये अंबानी को, ये आज से 10 साल पहले 10वां नंबर में भी नहीं था, 2 नंबर में बन के कल 1 नंबर हो जाएगा, तो ये अदानी को फेवर करने के लिए है। तो इसलिए, लेकिन हमने बीते हुए दिनों में चंडीगढ़ में बड़े लड़ाई लड़ा, जोशी मेरे बगल में बैठा हुआ है, आपने देखा, और उस लड़ाई में जनता ने भी मदद दिया। फिर हमने JNK में लड़ाई हुआ, रोक दिया है, आर्मी ना डिप्लॉय किया गया था, जनता ने साथ दिया, ये हट गया है। अभी पौंडीचेरी में वही खेल क्या देख रहा है, नहीं कि सारे जितने सेंटर जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, तो वो केंद्रीय सरकार का, उसके लिए करो। यूनियन टेरिटरी बन दिया JNK, उसका करो। यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, वहां करो। आप देख लो बात क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, अरे यूनियन टेरिटरी होने से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच में, वो दिल्ली में तो नहीं है ना, लेकिन तुम उसका हमला कर रहा है। इसलिए निजीकरण के हमला, जी मैंने जैसे बताया, ये अतीत, वर्तमान, भविष्य के खिलाफ है। और उसी अंदाज से हमारा इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये जो चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हो रहा है 22 साल बाद, अप्रैल 2000 को हमने यहाँ जबरदस्त सम्मेलन किया था। और इस सम्मेलन में हमने जो वादा करके लेके गया था, 22 साल बाद जब हम वापस आए हैं, इस 22 साल के दौरान हमारा संगठन क्या कृपया कहाँ आगे बढ़ा, सरकारी हमला क्या हुआ, इसको लेके आने वाली 2-3 दिन हम इसको रिव्यू करेंगे। और यहाँ से एक नया, जो पंजाब का धरती से एक अलग ताकत, चंडीगढ़ का धरती से वो ताकत लेके हम जाएंगे। और आपका चैनल के जरिए देश के जनता को निवेदन है कि इस सम्मेलन में आने वाली दिन में निजीकरण के खिलाफ बिजली क्षेत्र की ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वर्किंग क्लास ने अलग भूमिका निभाने का निर्णय यहाँ से ले रहा है, और ये हम करके दिखाएंगे। राइट साहब, एक बहुत अहम बात है जिसका आपने जिक्र भी किया। लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, हम बिल्कुल स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जाते हैं, जिसमें स्टेट और सेंटर ने एक साथ मिलकर फैसला लेना होता है। लगता है कि आपको कि आने वाले समय में ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि ये कॉन्करेंट लिस्ट खत्म ही हो जाएगी, सारे फैसले स्टेट की जगह सेंटर करेगी। ये जो आप देखें, जो उनका जो एक तानाशाही का सरकार चल रहा है, एक व्यक्ति, एवरीथिंग एक व्यक्ति को चलते हुए, व्यक्ति विशेष जो हो रहा है। और इसलिए इन्होंने अभी, एक तो है पूंजीवादी संकट ने उनको इस तरीके से घेर लिया है, तो वहां से ये संकट का जो लोगों का ऊपर जो असर हो रहा है, लोगों का जो दर्द हो रहा है, उस दर्द से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आज क्या है, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लोगों को बांटो, जाति के नाम पर बांटो, लफ्ज के नाम पर बांटो, ताकि वो जनता इकट्ठा होके उनका कुकर में खिलाफ लड़ ना सके। तो ये उनका एक मतलब है। और साथ ही साथ वो जानते हैं कि अगर जनता का जो संविधान में दिया हुआ जनवादी अधिकार जनता अगर व्यवहार करेंगे, तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है, जनता का अधिकार छीन लो, तो स्टेट के ऊपर भी यही जो हमला है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, पार्लियामेंट को खत्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा है, CBI का सबको पीछे लगा देते हैं। तो ये एक बुनियादी ढांचागत आक्रमण इन और इंडियन डेमोक्रेसी, और उसी के अंडर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। माइंड यू, यूनियन इंडिया एक राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियंस, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन है ना स्टेट्स का। लेकिन आप, उन्होंने ये तो बोलता है प्रेसिडेंट, अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल टाइप करो और ये जो प्रदेश खत्म करो। इसलिए आप कोई भी पहलू ले लो, वो खाली उसमें ही सीमित नहीं है, उसका जो अलग अलग असर, जो सेंट्रल स्टेट का बात आपने निकला कॉन्करेंट लिस्ट को, अरे संविधान के खत्म किया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट तो क्या है। और बिजली उसका उदाहरण, जो उदाहरण हमने आपने दिया ये है। वैसे जैसे आप कह रहे थे कि कंकरेंट लिस्ट तो सेकंड बात होगी, संविधान को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के हम हालात समझते हैं, आप पूरे देश में घूमते हो, नजर क्या आ रहा है कि देश किस ओर बढ़ रहा है अब? एक बात है, देखो हम हमेशा बोलते हैं, रात जितना वो अंधेरा है, सुबह उतना ही नजदीक है।
ये बात ध्यान देना, अगर हमारा हमारा हिंदी आप समझ रहे हैं तो। उनका हमला बढ़ते जा रहा है, तेज होते जा रहा है, जनता चुपचाप नहीं रहेंगे। हमने, अरे हिटलर भी हार गया तो और क्या है। हमने अमेरिका में वो जो क्या प्रेसिडेंट रहता, क्या नाम था उसका बताओ, है ना, जो हार गया इलेक्शन है, उसका भी हम पागलपन हमने देखा है। अभी ब्राजील में ना बोल्सोनारो हारने जा रहा है। तो ऐसा जितना तनाशा है दुनिया में, अनेक उदाहरण हम दिखा सकता है, वो हार हार रहा है। इसलिए हमला वो तेज कर रहे हैं, उनका मानसिक होता, लेकिन वो पूरा नहीं होंगे। टेम्पोरली उनको लोग को बांट बूट के जाति धर्म भाषा के नाम पर करने से भी इट कैन बी टेम्पोरली सेटबैक, लेकिन अल्टीमेटली क्लाउड सूरज को थोड़ा देर के लिए छिपा के रख सकता है, लेकिन आखिर सूरज निकल के आ ही जाएगा। तो जनता और जनार्दन का जीत होगा ही होगा। मैं आपको बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप का वो भी हारे इलेक्शन, तो सारी चीज़ें लोग देखते हैं और उसके हिसाब से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। सर, एक बड़ी अहम चीज़, जैसे जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो आपने वो भी जिक्र किया कि धर्मों में लड़ाकर और जातियों में बांटकर अक्सर पॉलिटिशियंस जो हैं अपना फ़ायदा निकालते हैं। अभी जो हालात हैं देश में, अभी जो स्थिति चल रही है, अगर पब्लिक सेक्टर ख़त्म होता है, जिस तरीके से करने की कोशिश लगातार चीज़ की जा रही है, रेलवे स्टेशंस बेच दिए गए हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। अगर पब्लिक सेक्टर खत्म होता है तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होने वाली है? खतरनाक चीज क्या है, अगर निजीकरण, पब्लिक सेक्टर जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो था जनता के लिए। एक, मैं एक लफ्ज में आपको बताऊं, अगर पब्लिक सेक्टर है तो पीपुल फास्ट प्रॉफिट लास्ट, और अगर प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिट फास्ट पीपुल लास्ट। मैं समझता हूँ इससे नीचे और क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन का क्या खतरा हो सकता है। तो अगर देश प्रॉफिट का पीछे भागे तो जनता का क्या होगा। इसलिए जनता पलटवार करेंगे, यही मैं कहना है। आखिर में जिस तरीके से इस वक्त, क्योंकि केंद्र की सरकार अपने तरीके से फैसले ले रही है और आप उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरीके से अंधेरा जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना उजाला आगे नज़दीक आ जाएगा, तो क्या देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आवाज़ उठाएं जो निजीकरण की ये लड़ाई चल रही है? अगर देखो, हालात, जो स्थिति और जनता विकल्प चाहते हैं, लेकिन विकल्प आसमान से आएगा नहीं। विकल्प के लिए विकल्प व्यवस्था, विकल्प कदम उठाना जरूरी है। और हम, हमारा एक लाल झंडा यूनियन के नाते, वर्ग संघर्ष मानने वाले के नाते, हम समझते हैं कि अगर मजदूर वर्ग वर्ग संघर्ष के रास्ता में नेतृत्व देंगे, आम जनता भी हमारा साथ देंगे, और उसी प्रक्रिया में संघर्ष के जरिए ही विकल्प तैयार होगा, और विकल्प तैयार हो गया तो इनको जाने पड़ेगा। सर, वैसे अगर हम पॉलिटिशियन सिस्टम की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो इसमें ये होता है कि एक, अगर कोई बड़ा नेता है तो उसके मुकाबले में आपको एक बड़ा नेता खड़ा करना पड़ता है, तभी उसका कोई समाधान हो सकता है। तो इस वक्त बीजेपी तो इस बात को लेकर बहुत गर्व से कहती है कि नरेंद्र मोदी जितना कोई चेहरा किसी के पास है ही नहीं, अगर है तो वो अपनी बात करें। हमको नरेंद्र मोदी जिस रास्ता से आया है वो गलत रास्ता से आया है। एक व्यक्ति मोदी जी हर हर मोदी है तो मुमकिन से लेकर क्या क्या बोल के वो जरूर आया है, लेकिन ये गलत रास्ते से आया है और वो हमेशा के लिए टिक नहीं पाएंगे। हमको चाहिए भाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स सामूहिकता। आप यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है ना, एक व्यक्ति को आगे बढ़कर करना है। ये आप प्रेस वाले बोलते हैं एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति। हमको नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति नहीं है, हमारा ताकतवर समूह चाहिए, यूनिटी चाहिए, कलेक्टिविटी ऑफ लीडरशिप चाहिए। और तब एक व्यक्ति करोगे उसका हाथ में सब जाएगा, वो जरूर गलती करेगा, वो व्यक्तिवाद आ जाएगा। कि आप जवाब दो, व्यक्तिवाद चाहिए या जनवाद चाहिए। जनवाद चाहिए तो जनता का वो होना चाहिए, सामूहिक लीडरशिप होना चाहिए, यूनाइटेड लीडरशिप होना चाहिए, कलेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए। और देखने को लगता है कि एक व्यक्ति के लिए हराने के लिए और एक व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को समूह ही हराएंगे। व्यक्ति से व्यक्ति रिप्लेसमेंट करने से भी वो व्यक्ति भी काले से ही हो जाएगा। ऐसे लगता है आपको कि स्टेट्स के सामने चुनौती है इस वक्त, जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो रही है, हाँ। प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और हर स्टेट के आगे चुनौती है जिसमें खास करके बीजेपी किसी सरकार नहीं? अरे कल अगर सेंटर में मोदी सरकार हार गया तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना बीजेपी रूल स्टेट है
वो सेंटर के खिलाफ सबसे ज्यादा हमला करेंगे। जो किया जा रहा है, बीजेपी सरकार प्रदेश में ये मन मन खुश नहीं है। और आप ये देख लो, मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो सेंटर चीफ मिनिस्टर ने सेंटर के साथ राज्य के अधिकार रक्षा करने के लिए क्या लड़ाई किया, और आज खुद जो प्राइम मिनिस्टर हो गया कैसे राज्य पर हमला कर रहा है। काल हो जाएगा उसी प्रकार हो जाएगा, ये हमेशा के लिए हो नहीं सकता। आप ये बात को मान लो। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। हाँ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਫੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।